हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 69 बीपीएससी के हिस्ट्री के सवाल। देखिए, कुल 39 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आए थे 69 बीपीएससी में, और इसमें से मेजॉरिटी 20 क्वेश्चंस जो थे वो मॉडर्न हिस्ट्री के थे। लास्ट वीडियो में हमने एक एनालिसिस किया था कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री का, ताकि जो भी बच्चे 70वीं और 71वीं बीपीएससी की तैयारी करें उनको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसा आता है। और जो थीम है वो देखिए रिपीट होता है क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप कीजिए कि किस सेक्शन से क्या क्वेश्चन आ रहा है, कितने डेप्थ में आ रहा है और मुझे कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से आपका तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये सेट ए का मैं आपको बता दूं, ये सेट ए के क्वेश्चन नंबर्स हैं, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरे सेट में दूसरा नंबर होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जानवर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था। ठीक है, तो ये हॉर्स है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो देखिए, कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज है साइट है, रेड फोर्ट भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंडिया गेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो आंसर इंडिया गेट हो जाएगा। ये आपको आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया। अगर आप नितिन सिंघानिया की बुक देखेंगे तो उसमें एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो वो चैप्टर आपको ज़रूर करना चाहिए। उसमें से ये क्वेश्चन आया, और हर साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट से यूपीएससी बीपीएससी दोनों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। स्तूपा चैत्य विहार किसके रिलेटेड है। तो भाई बुद्धिज़्म के रिलेटेड एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है हिस्ट्री की 11th और 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज सूजनी इन बिहार। तो सूजनी, देखिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। सूजनी एक एम्ब्रॉयडरी है, मुजफ्फरपुर के एरिया की, इसको जीआई टैग भी मिला है। देखिए, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, सूजनी एम्ब्रॉयडरी कुछ इस प्रकार की जाती है, हाथ से की जाती है, और इसको जीआई टैग 2006 में मिला था मुजफ्फरपुर बिहार से। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट बार आप नहीं भूलेंगे। और जीआई टैग जो 2006 में मिला था उसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है। बिहार के जितने भी जीआई टैग्स हैं, सिलाव खाजा हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, शाही लीची हो गया, मगही पान हो गया, कतरनी राइस हो गया, भागलपुर सिल्क हो गया, देखिए वहीं सूजनी एम्ब्रॉयडरी भी इसमें है। तो आपको ये लिस्ट याद कर रखना है, और आप इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो किस रीजन का कौन सा है वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये सब नोट्स में अपने लिख लीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, इसमें पूछा है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले तो ये ध्यान देना करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट देखते हैं क्या है। बोला है कि बांका में लोकेटेड है, ये प्रेजेंट डे बांका में था, मतलब नहीं, बांका में नहीं था, भागलपुर में था। आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट है कि इसको कि गोपाल वन ने इस्टेब्लिश किया था। नहीं, धर्मपाल ने इस्टेब्लिश किया था। ये भी बेसिक फैक्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। और पाल वंश का जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आपको ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का उसमें मिल जाएगा डिटेल में। दृष्टि वाले बुक में भी मिल जाएगा और आर.एस. शर्मा में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ वज्रयान बुद्धिज़्म फ्लरिश करता था। तो देखिए, वज्रयान इसलिए सही है क्योंकि देखिए, सबसे पहले था हीनयान। हीनयान सबसे ओल्डेस्ट था। फिर आया महायान। महायान भी यहाँ पे था। महायान नालंदा में थोड़ा ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, और विक्रमशिला में वज्रयान जो कि सबसे लेट से आया था। तो चूँकि पाल वंश काफ़ी लेट से आया था, 750 के अराउंड आया था। ठीक है, तो इस समय पर वज्रयान जो है वो प्रीडोमिनेंट था बुद्धिज़्म में, तो डोमिनेंट था। और यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। ये देखिए, यूपीएससी वाले बच्चे ये क्वेश्चंस गलत नहीं करते।
एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो पढ़ा नहीं है ये सब, कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको गेस करना होगा कि ऐसा इसमें क्या है जो नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे रॉकेट साइंस तो लिखा नहीं है कि रॉकेट साइंस पढ़ाया जाता था, तो आप सोचते कि भाई गलत हो सकता है, लेकिन सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उस टाइम पे पढ़ाए जाते थे, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही होगा। तो दो स्टेटमेंट्स गलत हैं, 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। ठीक है, देखिए अब ये 64 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाया गया था बच्चों द्वारा, लेकिन वो ऑब्जेक्शन उतना सही नहीं था। देखिए कैसे गलत, ये क्वेश्चन भी सही है और इसका आंसर बीपीएससी ने सही दिया था। अब बोल रहा है कि अराइवल ऑफ बाबर से क्या क्या हुआ था, उस मतलब बाबर के आने के वक्त क्या क्या हुआ था। तो बोला कि गन पाउडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्क और डोम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। फिर कह रहा है कि टिमुरिड डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर कह रहा है कि कैनन का इंट्रोडक्शन हुआ। तो देखिए कैनन तो सही है, कैनन का इंट्रोडक्शन हुआ था बाबर के थ्रू, लेकिन गन पाउडर हमारे यहाँ बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, मतलब ट्रेड हो रहा है गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर बाबर के आने से पहले से हम लोग मिडिल ईस्ट के अरब मर्चेंट्स के साथ ट्रेड करते थे, तो गन पाउडर हम लोग को नोन था, लेकिन उसका कैनन में यूज़ कोई नहीं किया था। गन तो यूज़ होता ही था, गन में यूज़ होता था, और भी अदर एप्लीकेशंस में गन पाउडर का यूज़ होता था। तो ये बाबर के आने से पहले की चीज़ है, तो ये नहीं हो सकता। आर्क एंड डोम आपको पता है सल्तनत डायनेस्टी में आया था, मतलब दिल्ली सल्तनत वाला जो था, उसी टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रू डोम और आर्क इल्तुतमिश के टाइम आ गया था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और तिमुरिड डायनेस्टी वाला देखिए, ये मुझे फैक्ट ठीक से नहीं याद आ रहा था, मैंने सही गेस करके भी फिर गलत मार दिया। सही गेस इसमें क्या था, तिमुरिड डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट कैसे माना जाता है, क्योंकि अगर आप बाबर के हिस्ट्री को देखेंगे तो बाबर अपने मदर साइड से चंगेज़ खान का वंशज था, ठीक है, और अपने फादर के साइड से तिमूर लंग के वंशज का था। तो दो महान वंशजों का बेटा था बाबर। महान बाबर खुद महान नहीं था, वो तो एक आक्रमणकारी था हमारे इंडिया में, लेकिन ये उनका जो लीनियज था वो बहुत ही हिस्टोरिकली बड़े बड़े राजाओं का ये बेटा था। तो तिमूर उनके मदर साइड से, सॉरी फादर के साइड से वो तिमूर वंश का था, इसलिए कहा जाता है कि तिमुरिड डायनेस्टी का एक सब पार्ट है हमारा मुग़ल डायनेस्टी। आइए देख लेते हैं लीनियज, अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जूम करेंगे, ये विकीपीडिया से लिया है मैंने, आप जाके उधर भी देख सकते हैं। तिमूर जो राजा था 1370 और 1405 के आसपास, उसके इतने सारे बेटे हुए, उनका बेटा का बेटा का बेटा 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 बेटा, यहाँ हमें बाबर का नाम दिखाई देता है। ठीक है, बाबर उमर शेख का बेटा था, ठीक है, और बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर और नीचे और बड़ा लीनियज चल गया। तो ये अपने फादर के साइड से तिमूर वंश का था। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आई कांट हेल्प इट, घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट मुझे आपके लिए ये वीडियो बनानी थी तो मैं बना रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि तिमुरिड वंश और कैनन का इंट्रोडक्शन बाबर ने किया था, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और गन पाउडर का इंट्रोडक्शन बाबर ने नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वॉज द फॉलोइंग पोर्ट कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का। देखिए बाबुल गलत है, इस तरह से लिखा जाता है उसको उर्दू में, बाब अल मक्का, मतलब यहाँ से लोग मक्का के हज पे जाते थे। तो सूरत उस समय जो पोर्ट था मुग़ल पीरियड में, वहाँ से लोग हज पे जाते थे। तो आप इसको गेस भी कर सकते थे कि कहाँ पे कंट्रोल था मुग़ल्स का ज़्यादा। आपने जब पोर्टुगीज़ का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि गुजरात में जो जैमुरीन करके राजा था, वो मतलब धीरे धीरे लड़ने लगता है हमारे मुग़ल लोगों से, और फिर उनसे पुर्तगीज़ लड़के जीत जाते हैं, ऐसे करके। तो आपको एक आइडिया रहता है कि सूरत पोर्ट जो था वो मुग़ल पीरियड में एक्टिव था मुग़ल्स के यूज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अष्टप्रधान। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप मराठा का चैप्टर पढ़िएगा, अष्टप्रधान का जिक्र आपको मिल जाएगा। शिवाजी,
और आगे उनके आगे के राजा भी यूज़ करते थे अष्टप्रधान के। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, इसका क्वेश्चन और भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बोधिसत्व पद्मपानी का जो पेंटिंग है वो कहाँ है। तो देखिए अजंता में है। अजंता में ही आपको बुद्धिस्ट पेंटिंग ज़्यादातर मिलती हैं, और आपको अजंता और एलोरा जो है वो आपको पढ़ लेना चाहिए आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से। या अगर नितिन सिंघानिया से आप नहीं पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का फाइन आर्ट्स का एक किताब है क्लास 11th का, उसमें आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है इन केव्स के बारे में, तो आपको वो भी देख लेना चाहिए। देखिए जब तक आप अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे आपको कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे जो सिर्फ लूसेंट पढ़ते हैं वो गलत कर सकते हैं। बोधिसत्व पद्मपानी कोई इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि बुद्धिज़्म का ज़्यादातर पेंटिंग कहाँ मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छी अच्छी एनसीईआरटी या आर एस शर्मा की बुक्स पढ़ेंगे या नितिन सिंघानिया की, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फा हीन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ हर्षा। ठीक है, फिर है कि हुएन सांग वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे का इंटरचेंज किया हुआ है। फा हीन जो था वो आया था आपको चंद्रगुप्त टू के टाइम में, हुएन सांग जो था वो आया था हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, उल्टा उल्टा दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द दिस, कोई करेक्ट नहीं है। तो ये यूपीएससी पैटर्न को यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो किया है। जिन्होंने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे उन्होंने ये इंटरचेंज वाला पैटर्न ज़रूर नोटिस किया होगा कि यूपीएससी भी ऐसे करके पहले देता था, अब तो नहीं देता है, कि वो अब वर्ड्स को ये मेन जो आंसर का की आंसर है उसको इंटरचेंज कर देता था। चलिए अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कौन से हिस्टोरिकल पर्सनालिटी किस चीज़ से रिलेटेड थे। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं भी पता रहता तो भी सही हो जाता। अगर आपको पता है कि चरक मेडिसिन से हैं, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से हैं, वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजी से हैं। वराह मिहिर की किताब बहुत फेमस है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपने दृष्टि वाला बुक भी किया होता, दृष्टि की क्विक बुक जो है हिस्ट्री की, उससे भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, एनसीईआरटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और विशाख दत्त जो है वो कहानी लिखते थे। ठीक है, तो 69 तक हो गया। 70 देखिए ये मिडिवल का क्वेश्चन है। मिडिवल के बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिडिवल में भी आर्ट एंड कल्चर से आ गया कि नवरोज़ किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो भाई बलबन ने किया था। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आपको खान सर के नोट्स में मिल जाएगा, मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। नवरोज़, पैबोस, सजदा, ये सब आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखिए कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, ये आपको वन लाइनर कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। नाथ पंथीज, सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। देखिए नाथ पंथीज का नाम मैंने नहीं सुना था, सिद्धास का नाम मैंने नहीं सुना था, योगीज का नाम आप हमने सबको सुना है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, ईस्टर्न और वेस्टर्न किधर के थे। तो देखिए साउथ इंडिया के जो थे हमने पता है नाइनर्स, और ये संगम पीरियड का मैं बात कर रहा हूँ, और अलवर्स, ये दो तरह के सेंट्स थे। तो जब भी साउथ इंडिया का आता है तो जनरली इसी पे आता है, तो मैंने साउथ इंडिया को इस तरह से एलिमिनेट कर दिया। और ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में ज़्यादा रिलीजन का कोई ऐसा, वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा सा हुआ है तो उनका नाम थोड़ा इस तरह का रहता है, तुकाराम और इस तरह का नाम रहता है। ठीक है, तो वो ये भी मैंने एलिमिनेट कर दिया कि नाथ पंथीज और सिद्धास और योगीज नॉर्दर्न इंडिया के ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे गेस वर्क मैंने किया था और ये सही निकला। तो इस तरह आपको भी गेस वर्क करना है। देखिए मैंने कितने क्वेश्चन सही किए आपके सामने हैं, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चंस गलत हुए होंगे मेरे हिस्ट्री में, बाकी सब सही है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना है और अपना गेस वर्क डेवलप करके जाना है टेस्ट के थ्रू। गेस वर्क के बिना भाई मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ थोड़े पढ़ लोगे पूरी दुनिया के जो भी है सब कुछ। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच 1854 का स्टेटमेंट कुछ दिया, उसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही है। तो इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़, बिल्कुल सही बात है।
वुड्स डिस्पैच आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम में, और कहीं भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी बात सही है। ये दोनों स्पेक्ट्रम से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें इंग्लिश जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए रिकमेंड किया था, और वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है वो आपको प्राइमरी स्टडीज़ के लिए रिकमेंड किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथिली लैंग्वेज was started to develop during the reign of which of the following। देखिए ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, और एकदम से ऑप्शन ऐसा था कि मुझे किसी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने बीपीएससी की अलग से तैयारी नहीं की थी, यूपीएससी की तैयारी में ही वो सब समाहित था, तो इतना बिहार के डायनेस्टीज़ के बारे में मैंने डिटेल में नहीं कर पाया था मैं, तो इस वजह से मैं गेस भी नहीं कर पाया। हालांकि इसका आंसर कर्नट डायनेस्टी दिया है। और आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री को इग्नोर ज़रूर नहीं कीजिएगा। एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर, इनसे बिहार से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, मॉडर्न में भी आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, आपका नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट है, विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। देखिए जब आप मगध की हिस्ट्री पढ़ते हैं बिहार के पर्सपेक्टिव से, या ऐसे भी एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मगध का पाटलिपुत्रा, देखिए मैंने ऐसा एरो भी बनाया था एग्जाम में कि पहले राजगृह था, फिर पाटलिपुत्रा हो गया था। ये आपको फैक्ट है भाई, थोड़ा पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, कोई बहुत छिपा हुआ फैक्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिट्टन, जी बिल्कुल लॉर्ड लिट्टन ने किया था। इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट, जी बिल्कुल गैगिंग एक्ट कहते थे इसको। क्यों? क्योंकि बोला था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स होंगे पब्लिश, उनको पहले उनका कॉपी पहले देना पड़ेगा, आपके वहाँ के जो भी अथॉरिटी है उनको देना पड़ेगा और उनसे अप्रूव कराना पड़ेगा, मतलब कि एक तरह से सेंसरशिप लगा दिया गया था। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। इनके जस्ट नेक्स्ट, लिट्टन साहब के नेक्स्ट वाले जो वाइसराय हुए थे वो रिपन हुए थे, तो रिपन थोड़ा अच्छा काम किए थे, तो उन्होंने इसे हटा दिया था। तो लिट्टन और रिपन की जोड़ी आपको याद रखना है, जैसे मोटू और पतलू की जोड़ी है। लिट्टन सारे ख़राब काम करके गए थे, कुछ अच्छे काम भी किए थे लिट्टन ने, लेकिन ज़्यादातर ख़राब काम किए थे इन्होंने, और रिपन ने ज़्यादातर अच्छे काम किए थे। तो ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी आप स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बाहर से नहीं है। सारे क्वेश्चन इस बार बुक से आए, बस एक आध क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आया। तो भाई अगर 40 में से कोई व्यक्ति 35 सही कर ले रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो उसका तो बल्ले बल्ले हो गया ना। तो हिस्ट्री बहुत रिवार्डिंग है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप सबको। चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो का रिजोल्यूशन में क्या बात सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन इधर दिया है, ओनली 1 2 ओनली 1 3 4 ऐसे करके। तो इसका चारों स्टेटमेंट आप पढ़िए पॉज करके वीडियो को, तो आपको लगेगा कि चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जनरली चारों स्टेटमेंट सही आंसर में नहीं होता है। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि भाई लॉर्ड मेयो का रिजोल्यूशन 80-70 ये कोई अलग से बहुत हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है, तो ये कम हाईलाइटेड टॉपिक है, इसलिए मुझे उतना डिटेल में नहीं पता था। तो भी मैंने इसको एलिमिनेट करके सॉल्व करने की कोशिश किया, और उस एलिमिनेशन के प्रोसेस में मैंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया कि एक्चुअल नीड्स ऑफ प्रोविंसेस को फोकस करता है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो है निगेटिव में रहते हैं वाइसराइज, तो एक्चुअल नीड को नहीं करता होगा, मैंने ऐसे सोचा और इसको एलिमिनेट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 को एलिमिनेट करते ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है 1 और 2, तो मैंने इसको टिक किया, तो ये मेरा आंसर गलत हो गया। इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। तो होता है कभी कभी ऐसे, आप रिजोल्यूशन ऑफ 1870 को अब तो पढ़ ही लीजिएगा कि ये बाइफरकेट किया था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस को, मतलब दोनों का फाइनेंस अलग चलेगा, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, मतलब बेसिकली प्रोविंसेस को थोड़ा पावर दिया गया था लॉर्ड मेयो को रिजोल्यूशन से, ठीक है, इम्पैरिटी को ख़त्म किया गया था। तो ये टॉपिक मेरे से बिल्कुल ही मिस हो गया था, फिर भी मैंने एलिमिनेशन लगाया पर गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप भी एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपको 50% एक्यूरेसी 60% मिल जाएगा 100% नहीं होता है एलिमिनेशन से भी सही। देखिए नीति सर, ये एक इजी क्वेश्चन था जो मैंने गलत कर दिया,
अब एग्ज़ाम के रश में किया या मुझे उस समय कन्फ्यूज़न हो गया कि कौटिल्य है या कमंडक। इसका आंसर कमंडक होगा। आप सबने लूस एंड में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को, बेसिक क्वेश्चन है। नीति सार का लेखक कौन है? ठीक है, कौटिल्य ने लिखा है। आपको दूसरी पुस्तक है जो कि पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको फुतूहत आलमगीरी। देखिए ये बुक्स जो है मुग़ल पीरियड के, ये आपको इम्पोर्टेंट है और इसके ऑथर्स के नाम भी इम्पोर्टेंट है। बट मुझे ये वन लाइनर, मैंने बोला आपको कि मैंने बीपीएससी की अलग से तैयारी नहीं की थी, इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं पता था। ईश्वर दास नागर होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाइनीज सोच के अकॉर्डिंग मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता। ये भी इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम के हड़बड़ी में गलत हो गया। समुद्रगुप्त इसका आंसर होगा। कौन सा मेघवर्मन ने किससे परमिशन मांगा था? समुद्रगुप्त से मांगा था। हर जगह मिल जाएगा, हर एक किताब में मिल जाएगा, दृष्टि में मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 नहीं होगा। बिहार कब सेपरेट हुआ था बंगाल से? तो 1912 में हुआ था। बिहार के हिस्ट्री जो है दृष्टि वाले बुक में या क्राउन में, दोनों मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक्सप्लोरर्स और उनके ओरिजिन कंट्री हैं। ये मेरा आंसर गलत हुआ है। इसमें देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली के हैं। अगर ये बेसिक फैक्ट आपको पता होगा तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, ये और ये, बचेगा आपके पास ए और सी। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैकिस कार्टियर जो है वो फ्रांस के हैं, ये सही है। सर फ्रांसिस ड्रेक जो है वो यूके के हैं, ये भी सही है। और फर्डिनैंड मैगेलन ये जो है ये पोर्टुगल के हैं। तो मैंने ये दोनों सही गेस किया था, बट क्रिस्टोफर कोलंबस मैंने गलत गेस किया था, पोर्टुगल गेस कर लिया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका आप एक लिस्ट बना लीजिए सारे ट्रैवलर्स का और उनके ओरिजिन कंट्री का और कब आए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन आते रहता है। यही नहीं, आपको अब्दुल रज़ाक और फ़ाहीन, हेनसांग, ऐसे करके बहुत सारे ट्रैवलर हैं, कम से कम 10-15 हैं। इन सब का लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर रीजन फॉर फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव होगा, कुछ खास नहीं है। ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियर थे, रिबेल्स उतने यूनिफाइड नहीं थे, कोई साथ दे रहा था कोई नहीं दे रहा था, और इसमें मासेस पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये एक मिलिट्री म्यूटी सिपॉय म्यूटनी था। ठीक है, तो ये सारे सही आंसर्स। कौन से, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन। भाई रिपीट होता है, बीपीएससी में भी होता है, यूपीएससी में भी होता है। पिछले ही 68th बीपीएससी में ही आया था कि महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी फूड पॉइजनिंग से 1917 में, जब वो चंपारण आए थे। ये भी अब आ सकता है कि ये बटक मियाँ कहाँ रहते थे, कौन थे, कहाँ थे। तो बटक मियाँ इसका आंसर होगा, पिछले साल भी आया था। एकदम बिना सोचे मार दिया मैंने। देखिए बकास्त मूवमेंट वाला क्वेश्चन गलत हुआ मेरा। अगेन बिहार हिस्ट्री जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता है कि बकास्त शब्द का मीनिंग क्या होता है। बकास्त शब्द का मीनिंग होता है सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड। इसका मतलब था कि जो फार्मर्स थे उनके पास जो अपनी ज़मीन थी उस पर जब ज़मींदार कब्जा करके उनको इविक्ट कर देते थे, तो उसके अगेंस्ट में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि एक बहुत ही बड़े किसान नेता थे, उन्होंने ये मूवमेंट चालू किया था 1937-38 में। काफ़ी हद तक ये सफल भी रहा था। इसके बाद बिहार टेनेंसी एक्ट, बिहार लैंड टैक्स एक्ट आ गया था, मतलब लैंड इविक्शन कम हो गया था इसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल को अगर हम लोग देखें तो ये ऑर्डर में सरियाने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, खेड़ा सत्याग्रह और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, याद है। होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आपको 1909 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सरिया देते हैं हम लोग। सबसे पहले सूरत स्प्लिट आएगा, फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आएगा, फिर होम रूल लीग मूवमेंट आएगा, फिर
खेड़ा सत्याग्रह आएगा 1917 वाला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, अगर आपको ये सब मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है उसमें टाइमलाइन याद होगा तो आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन इनमें से किससे एसोसिएटेड नहीं है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था लिटन और रिपन की जोड़ी पर, फिर से लिटन और रिपन की जोड़ी पर क्वेश्चन आ गया। रिपन नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिटन पर आ गया। नहीं, इसमें भी लिटन और रिपन है। देखिए इल्बर्ट बिल से रिलेटेड थे रिपन भाई साहब, तो रिपन ने अच्छे काम किए थे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपने अगर पढ़ा होगा, जिसमें कि कहा गया था कि गोरे लोगों को भी इंडियन जजेस प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उनका केस इंडियन जजेस सुन सकते हैं। इल्बर्ट बिल ऐसा आया था पर इसको कैंसिल कर दिया गया। कैसे कैसे हो सकता है, वो काला इंडियंस हम गोरों का कैसे केस सुनेगा, तो इसको हटा दिया गया। तो कंट्रोवर्सी हो गया था। बताइए कितना गधा था वो लोग, और अभी ह्यूमन राइट्स का बात करता है अंग्रेज लोग। तो इसमें इल्बर्ट बिल आंसर हो जाएगा इन सब से लॉर्ड लिटन। देखिए आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे हम लोग कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड था लिटन भाई साहब। आर्म्स एक्ट से भी था और स्ट्रैची कमीशन से भी था। स्ट्रैची कमीशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाता है अगले साल। इसको भी देख लेना किस चीज़ से रिलेटेड था। मुझे ये आइडिया नहीं था कि स्ट्रैची कमीशन कौन सा है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस नहीं किया, बट इल्बर्ट बिल एकदम से दिख गया मुझे तो मैंने इसे मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर बैटल बक्सर। बहुत ईजी क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कुछ बोलने की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड एकदम हूबहू रिपीटेड। 1632 पहले भी आ चुका है, 68 में नहीं उसके पहले आया है। 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगर स्ट्राइक कौन सा था गांधी जी का फर्स्ट। तो अहमदाबाद स्ट्राइक जो था वो हंगर स्ट्राइक था। स्पेक्ट्रम में आप जब पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में तो उसमें आपको इन सब स्ट्राइक्स के बारे में मिल जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट मास मूवमेंट या फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस किसे कहते थे, चंपारण सत्याग्रह। ये भी क्वेश्चन आता है, क्यों कहते थे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस उसको, क्योंकि उसमें धारा 144 लगा दिया था वहाँ का जो डीएम था, फिर भी गांधी जी गए थे तो उन्होंने अवहेलना की थी ऑर्डर की, इसलिए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह को। उसी तरह फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहते हैं अहमदाबाद स्ट्राइक को। ठीक है, नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन आया है कि सिग्निफिकेंट लीडर्स उन्होंने देखे थे, विच प्रोमिनेंट लीडर जो थे जिनको बिहार केसरी कहा जाता है एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। बिहार केसरी किससे कहा जाता है, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है बिहार केसरी कृष्णा सिंह को कहा जाता है। ये आपको बिहार की हिस्ट्री में मिलेगा। तो अगेन बिहार की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण। देखिए आगे चंपारण मूवमेंट से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जैसे मैंने बात की थी पहले वीडियो में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो भाई चंपारण मूवमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे क्या हुआ था, देखिए पहले मैंने ये मार दिया था, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था ऑप्शन, फिर मैंने ठीक से पढ़ा कि एक एग्रेरियन कमेटी बनाई गई थी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके मेंबर के रूप में महात्मा गांधी भी मेंबर थे। तो भाई ये एग्रेरियन कमेटी का मेंबर चेयरमैन देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है अगले बार। ठीक है, एग्रेरियन कमेटी बनाई गई थी, मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। देखिए अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शादियों का सीज़न चल रहा है और घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो प्लीज़ बेयर विथ इट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा, इनसे एसोसिएटेड लोगों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा फाउंड किया गया था। अगर आपको ये नहीं याद है ये इन्फॉर्मेशन, देन आपकी तैयारी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़रूरत है रिवीजन की। ठीक है, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर इनसे एसोसिएटेड हैं। जो हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम से, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय इससे कनेक्टेड थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर बनता है ए। तो ये क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन लूसेंट से भी सॉल्व हो सकता है आई गेस, बट अगेन
स्पेक्ट्रम पढ़ने के यही फ़ायदे हैं कि आपको ज़्यादातर चीज़ एक जगह पे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाबाई। देखिए थोड़ा आउट ऑफ दी सिलेबस, ये बोलिए सिलेबस तो नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसा कोई बहुत ज़्यादा करंट इशू में भी हाईलाइटेड नहीं था, या था भी तो नॉर्दर्न रीजन के न्यूज़पेपर्स में उतना नहीं था। तो ये इसका आंसर होता है ऐसे कर्नाटक, अंबाबाई। अंबाबाई एक फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया था। ये खुद एक विडो थी, 13 की एज में मैरिज हुआ था इनका, 16 की एज में ये विडो हो गई, और उसके बाद इन्होंने पूरा ही अपना जीवन समर्पण कर दिया वीमेन को अपलिफ्ट करने में। जैसे कि स्पीच देती थी ये, फिर लोगों को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होने के लिए भी बता दी थी, जैसे स्पिनिंग व्हील जिसको बोलते हैं, चरखा चलाने के लिए प्रेरणा देना, और छोटा छोटा बिजनेस करने के लिए प्रेरणा देना। तो इस तरह ये अब जेल भी गई इसके कारण। पिकेटिंग में हेल्प करती थी, ठीक है। पिकेटिंग आई होप आपको पता होगा, दुकानों को घेर लेना जहाँ शराब वराब बिकता है। तो इस तरह अंबाबाई एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, बट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था ये, ऐसे भी मेरा छूट गया। और मोस्ट ऑफ द लोग, अगर आई डोंट नो कितना ने इसको सॉल्व कर पाया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये, भाई मेरी गलती है, ये मुझे याद होना चाहिए। कैबिनेट मिशन पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसके मेंबर्स पे, एक बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में जाकर मैं 2 नाम याद कर पा रहा था, ये दोनों नाम। स्टैफोर्ड क्रिप्स का नाम मुझे नहीं याद आ रहा था। 3 मेंबर हैं इसमें कैबिनेट मिशन में, ठीक है। तो आपको इनके मेंबर्स के नाम कब आया, क्या इसका आउटकम हुआ, ये सब याद रखना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में अगेन आपको मिल जाएगा। जे एंड्रू इसका आंसर होगा, जे एंड्रू इसमें नहीं था। मुझे इस दोनों में कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा जे एंड्रू 3rd मेंबर है क्या, याद नहीं आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स है या जे एंड्रू कौन है। तो 138 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाउंड हुआ था तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दिया था। देखिए 3 थ्योरी बेसिकली यहाँ पे बात किया जाता है। ऐसे तो इसका आंसर लाला लाजपत राय होगा, लेकिन तीनों थ्योरी के बारे में आपको मैं बता दूँ शॉर्टकट में। ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी हो गया लाला लाजपत राय, और 2 और थ्योरी थे जिसके में पहला था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, LIGSTNING, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दिया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर लिख लीजिएगा नोट्स में आप, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और एक और थ्योरी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको दिया था रजनी कोठारी ने। ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एक राइटर ऑथर सब है। तो रजनी कोठारी ने दिया था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लाला लाजपत राय ने दिया था सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, हर बार चेंज कर करके आता ही है। नेक्स्ट है किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में फंडामेंटल राइट्स वाला बिल पास हुआ था, बिल मतलब या रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। तो कराची सेशन इसका आंसर है, 1931 वाला। आप वैसे भी इसको बना सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था, ये तो ऐसे ही छट जाएगा, इतना पहले आया नहीं था। गया सेशन बिहार का है, इससे रिलेटेड आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। 1931 कराची सेशन इसी टाइम पे हुआ था, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सारे 39 क्वेश्चंस मैंने डील कर दिए आपके साथ, और आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन कम आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।